नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी। आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 47 पर 19 अगस्त और ये हमारे 4 हिंदू के एडिटोरियल आज हम कवर करेंगे। सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी नोटबुक बना लीजिए, सारी चीज़ें उसमें नोट करें। आज का पीडीएफ डाउनलोड की लिंक हमने नीचे दी है जो आपको हमारी साइट पर ले जाएगी। बहुत अच्छी साइट है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये रहा आज का हिंदू अखबार और ये इसके 4 लेख मैं कवर करूंगा। आपको फिर से याद दिला दूं, मैं केवल वही लेख लेता हूं जिनकी एग्जाम में आपको इमीडिएट ज़रूरत होगी और आपको फ़ायदा होगा। तो 47 सेशंस का मतलब है कि अभी तक हम लगभग पौने 200 से 200 एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करें आज का हमारा पहला लेख, आफ्टरमैथ। प्यारे दोस्तों, आफ्टरमैथ का मतलब होता है कि किसी बड़ी घटना के बाद क्या क्या होने वाला है। प्रीलिम जीएस 2-3 ऐसे में काम आएगा। द वर्ल्ड टुगेदर कैन चेक द तालिबान। इस लेख में हिंदू का एडिटर हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि तालिबानियों की इतनी तेजी से हुई विजय के बाद दुनिया के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। समझ गए? दुनिया अचंभित है, बहुत चक्के रह गए हैं सभी नेता लोग कि इतनी तेजी से तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा किया तो किया कैसे। और दुनिया ये चाहती है कि हम थोड़ा समझें कि तालिबानी यहाँ से आगे अफगानिस्तान को चलाएंगे कैसे। देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल सी बात बता दूं प्यारे छात्रों। किसी भी देश में क्रांतिकारी लोग जो होते हैं उन्हें क्रांति तो करना आती है, उसमें वो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन देश चलाना, शासन चलाना, लोगों को साथ में लेके बढ़ना, इकोनॉमी को बढ़ाना, ये एक बिल्कुल अलग खेल होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है माओ जेडोंग। चाइना पर कब्जा करने वाले माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी वाले, उन्होंने अगले 30 साल में चाइना का जो कबाड़ा किया वो तो इतिहास में दर्ज है। और इसलिए कई बार लोगों को बहुत डर लगता है कि ये क्रांतिकारी लोग सत्ता में आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद सत्ता चला नहीं पाते। उनको समझ ही नहीं होती सत्ता चलाने की, क्योंकि उसके लिए आपको सबका साथ, सबका विकास करना पड़ता है, फिर कभी कभी सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। अब एक वर्चुअल G7 लीडर्स मीटिंग होने वाली है जिसमें एक साझा रणनीति बनेगी कि भाई तालिबानियों के प्रति दुनिया का रुख अब यहाँ से आगे क्या हो। और ये जो है अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इनिशिएटिव पर हो रहा है। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि G7 लीडर्स भी पूरी तरह से सरप्राइज रह गए हैं जो कुछ हुआ है टर्न ऑफ इवेंट्स पर। G7 के लिए उनकी जो पॉलिसी थी मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स की अफगानिस्तान में, वो अब एक कॉमन रिस्पांस तालिबानी रूल के लिए जटिल हो जाएगा। इनके लिए एक रिस्पांस तैयार कर पाना, क्योंकि उन्होंने जो मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स को सोच रखे थे उस लाइट में चीज़ें बहुत जटिल हो गई हैं। कई महीनों से G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो हैं, सातों के नाम बता दीजिए कमेंट थ्रेड में, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। G7 ने सस्टेनेबल इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात की थी कि सेटलमेंट धारणीय होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। बंदूक के जोर पे तो कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ ही बंदूक के जोर पे है तो हालात एकदम से ही बिगड़ गए। और जो शांति यहाँ पर बने वो लंबे समय तक चले ताकि सभी अफगानों को फायदा हो। फिर वो अफगान जो हो, हज़ारा हो, ताजिक हो, उज़्बेक हो, पश्तून हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए G7 ने जो अपना सपोर्ट दिया कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इस्तांबुल को, इसीलिए दिया था। लेकिन उसके बाद तालिबान का कब्जा हो गया और तालिबान द्वारा यह कहना कि हम केवल शरिया कानून ही लगाएंगे, हम डेमोक्रेसी भी नहीं लगाएंगे, केवल शरिया ऑर्थोडॉक्सी हमारा कानून होगी, इसने G7 के हाथ बांध दिए हैं। दूसरी बात सबको समझ में आ गया कि दोहा कतर में जो इंटरलोक्यूटर तालिबान के बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छे से मूर्ख बनाया सारी दुनिया को। वहाँ बैठ के वो शांति की, लोकतंत्र की बात करते रहे और पीछे तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरा कांड कर दिया। महिलाएं हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, युवा अब तालिबानियों के रडार के बाहर ही हो गए हैं पूरे, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जितने भी लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशंस हैं, दे हैव ऑल फेल्ड एंड नाउ द ओनली लीवर इज़ फॉरेन एड। तो दुनिया के अमीर देशों के पास विदेशी सहायता जो अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर की हर साल जाती है, उसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। और शायद प्रतिबंध लगाना भी एक रास्ता होगा। जो दानकर्ता देश हैं और G7 है, उन्होंने मई में इसी साल, तब किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि क्या तूफान आने वाला है,
बहुत सारे ढांचागत जो सॉल्यूशन सोचे गए थे, फ्रेमवर्क सॉल्यूशंस, उस पर एग्रीमेंट हुआ था। पहला क्या था? एपीएफ, अफगान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, समझ में आया आपको? और दूसरा था अफगान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इनका सम्मान हो ऐसी मांग की जानी चाहिए। लेकिन जब ये बातें चल रही थी तो तालिबान तो पीछे से नागरिकों पे धमाधम बम बरसाया जा रहा था, और विशेष तौर पर जो महिलाएं पब्लिक लाइफ में थीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, मीडिया पर्सन्स थे, उनको विशेष निशाना बनाया गया था। द ओनली थिंग गोइंग फॉरवर्ड टू स्टॉप द तालिबान फ्रॉम एंगेजिंग इन वायलेंस एंड अलाउइंग द एड टू रीच पीपल इज द फियर ऑफ प्यूनिटिव एक्शन। सबसे बड़ी बात यह है, तालिबान को अगर ये किसी तरह हम यकीन दिला दें, अमीर विश्व के देश, कि तुम्हारी ताकत ही हम तोड़ देंगे और अफगानिस्तान फिर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है, तो तालिबान एड सभी लोगों तक पहुंचना अलाउ करेगा और वायलेंस में इंगेज करने से पहले 100 बार सोचेगा। उसके अलावा बाकी के सारे लीवर खराब हो चुके हैं। तो ये तो काफ़ी भयानक परिस्थिति है। ये आपके सामने समरी है। आप भी ज़रूर 1 या 2 सेंटेंसेस में पहले एडिट की समरी निकालिए और कमेंट थ्रेड में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कुछ भी हो गया हो तालिबान में बवंडर, लेकिन इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है और वहाँ किसी भी सरकार ने इंटरनेट का शटडाउन नहीं किया है। तो वहाँ से वीडियो रियल टाइम में सारी दुनिया में आ रहे हैं। ये 1995 और 2021 के बीच का सबसे बड़ा अंतर है भैया, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। आज के दूसरे एडिट पर हम आ गए हैं दोस्तों। प्रीलिम्स GS2 और ऐसे में बहुत काम आएगा GS3 में, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत सरकार मौके की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में अचानक से वृद्धि हुई है, अपने एक्सपोर्टर्स की मदद करने के लिए वो कर रही है जो 8 महीने पहले उसने घोषणा की थी। आया समझ में? कैन आई बिगिन? एक्सपोर्ट्स होल्ड द बिगेस्ट होप नाउ। भारत के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में हमारे निर्यात की बढ़ती तादाद, वॉल्यूम, आयतन जो है, ये हमें बहुत आशा की किरण दिखती है। अच्छी बात है। द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली नोटिफाइड द रूल्स एंड रेट्स फॉर एक्सपोर्टर्स। भारत के जितने भी हज़ारों एक्सपोर्टर्स कंपनियां हैं, उनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीमें लाती है ताकि उनको एक्सपोर्ट में अलग अलग छूट मिले। रूल्स और रेट्स होते हैं। सरकार ने फाइनली ये सारे रूल्स और रेट एक नई स्कीम RODTEP के तहत अनाउंस कर दिए, जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स जो टैक्स वो भरते हैं उस पर रिबेट क्लेम कर लेंगे आउटबाउंड कार्गो पे। याद रखिएगा, GST व्यवस्था में एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड। लेकिन सरकार ने जो बात जनवरी में कही थी, वो वाले रूल्स और रेट्स को अधिसूचित करते करते अगस्त 2021 का समय आ गया, और इन 8 महीनों में जितने भी भारत की एक्सपोर्टिंग कंपनीज थी, उनको अपनी जेब से वर्किंग कैपिटल लगा लगा के भारत सरकार को कर देने पड़े, जो अभी तक रिफंड भी नहीं हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना भारत में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो RODTEP स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इससे पहले कौन सी स्कीम थी? इसके पहले थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, MEIS। काफ़ी अच्छी स्कीम थी। दुनिया में कई देशों ने उसकी शिकायत WTO से कर दी कि ये भारत सरकार द्वारा WTO के नियमों के खिलाफ जाकर अपनी कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे कुछ अलग अलग जटिल नियम होते हैं। तो सरकार को आनन फानन में उस स्कीम को स्क्रैप करना पड़ा था, और उसको रिप्लेस ये जनवरी से RODTEP ने किया, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का ऐसा दावा है कि ये जो नई स्कीम आई है, ये बहुत सोच विचार करके हमने WTO सम्मत स्कीम बनाई है। 8555 टैरिफ लाइंस कवर्ड हैं, जो भारत का आयात निर्यात का 65% है, और इसमें जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ आउटबाउंड कंसाइनमेंट्स हैं, उसमें रेमिशन रेट 0.5 से 4.3% एक्सपोर्टर्स को मिलेंगे। हालांकि स्टील, फार्मा, केमिकल को इसके दायरे से बाहर रखा है, और कुछ रेट जो एक्सपोर्टर्स ने मांगे थे उससे बहुत कम दिए हैं सरकार ने, और कुछ गुड्स के केस में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड आइटम पे कैप भी लगा दिया। मैक्सिमम वैल्यू के आगे हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली सरकार ने स्कीम और उसके रेट्स घोषित तो किए। इसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग आने वाले महीनों में हो जाएगी। 2021-22 में अचानक से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में कोविड के ऊपर कंट्रोल कई देशों ने कुछ हद तक प्राप्त किया,
वहाँ से डिमांड एकदम से खुल गई, भारत को उसका बहुत फ़ायदा मिला। प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया कि हम इस साल 400 अरब डॉलर का निर्यात कर देंगे, तो उससे RODTEP की स्कीम को और बल मिला कि जल्दी लाओ, क्योंकि पीएम ने भी बोल दिया है। साथियों, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, 2011-12 से 2019-20 तक, 20-21 तक भारत का वार्षिक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, वस्तु निर्यात, 300 से $350 बिलियन पर एनम पर फिक्स हो गया था, और ये बहुत कम है। चाइना का इससे अनेक गुना ज़्यादा होता है हर साल, तो हमारे लिए स्कोप बहुत है, और इसीलिए पीयूष गोयल ने बोला था कि हम इसको साल का 1 ट्रिलियन कर सकते हैं, यानी 1000 बिलियन कर सकते हैं, और वो पॉसिबल है, वो हो सकता है। अब आने वाले समय में, आने वाले महीनों में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ रही है, क्योंकि पिछली 15 से 20 की ख़त्म हो गई है। बहुत सारी एक्सपोर्ट की नई स्कीमें आ रही हैं, और 2 साल के जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के क्लियर होंगे। सरकार ने 2019-20 में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए RCEP को गुड बाय कर दिया था। क्या फुल फॉर्म है RCEP का? एशिया के 16 देशों ने आपस में चर्चा करके RCEP बनाया, जिसमें 10 आसियान हैं, उसके अलावा भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। आखिरी मिनट में भारत घबरा के RCEP से बाहर आ गया। उसको लगा कि हमारे मार्केट्स पे चाइना का पूरा कब्जा होगा, तो भारत इससे बाहर, तो भारत एशिया का जो मेन एक्सपोर्ट इंजन है उसी से बाहर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, UK, US, EU के साथ भारत अपने मुक्त व्यापार अनुबंध करना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ग्लोबल इकोनॉमी कोविड के बाद धीरे धीरे जो रिकवर कर रही है, भारत को बहुत फायदा हो रहा है। बहुत सारे देश अब ये मन बना चुके हैं कि हम केवल चाइना पर अपने इंपोर्ट्स के लिए निर्भर नहीं करेंगे। China+1 स्ट्रैटेजी, उसमें भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऑल्दो भारत की इकोनॉमी में कोविड की दोनों वेव से अच्छा खासा डैमेज हुआ है, और हमारी जो स्थानीय इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत अनइवन है। तो भारत की इकोनॉमी की एक बहुत बेसिक सच्चाई प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, हमारा जो पिरामिड है समाज का, टॉप 10 और 15% लोगों के हाथ में बहुत सारी सत्ता और रिसोर्सेस आ गए हैं। इकोनॉमिक रिकवरी के शेप हो रही है। कुछ कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, जो बहुत अच्छा कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग करके शेयर की प्राइसेस उनकी बहुत बढ़ गई। लेकिन मेजॉरिटी इंडिया और मेजॉरिटी इंडियंस और मेजॉरिटी MSME और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हालात बहुत विकट हैं। तो ये एक बिल्कुल फ्रैक्चर्ड इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है। ऑथर कहता है हिंदू का कि भैया पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाओ, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन तो अभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया, भारत में लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स की इनकम भयंकर स्ट्रेस्ड है, नौकरियां चली गई करोड़ों के। तो सरकार को ही खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स, क्योंकि GDP के 4 इंजन होते हैं, आपको पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। और ये अगर भारत ने अगले महीनों में कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वाली बस भी मिस हो जाएगी। बहुत ही तकनीकी लेख था, लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिया है। अच्छे से पढ़िए, हिंदी एनालिसिस भी आपके सामने है, और प्यारे दोस्तों समरी आपके सामने। पढ़िए, एक बार जोर से पढ़िए, जहां कहीं भी बैठे हैं इसको जोर से वर्बलाइज कीजिए, बोलिए। अच्छे से पढ़ पाते हैं आप अंग्रेजी? वेरी गुड। नहीं तो प्रैक्टिस कर करके अपनी अंग्रेजी सुधारिए, क्योंकि आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, आपको अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी पर बहुत अच्छा कमांड आपको बहुत आगे ले जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का तीसरा लेख जो है बहुत ही प्यारा लेख है, प्रीलिम GS 2, 3 और ऐसे में काम आएगा। भारत सरकार का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है सभी चीज़ों पे, नो डेटा अवेलेबल। सीमा चिश्ती ने बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है, और आपने एक बहुत दुखती रग पर हाथ रख दिया है कि ऐसा क्यों है। सरकार सभी बड़े मुद्दों पर ऐसा क्यों कह देती है कि मेरे पास तो डेटा ही नहीं, मेरे पास तो डेटा ही नहीं, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। उसके पीछे सरकार की बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो ये गवर्नेंस पॉलिटी से संबंधित बहुत बहुत यूजफुल है। अनेकों मोर्चों पर केंद्र सरकार ने कई सालों से एक स्टांस ले लिया है, मेरे पास डेटा नहीं है, और ऐसा उन मुद्दों पे करती है सरकार जहां उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, और जहां उसे ऑल्टरनेट फैक्ट्स जो उसने प्रस्तुत किए हैं उस पर चुनौती मिल सकती है, तो वहां सरकार पल्लू झाड़ लेती है और बोलती मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। 2020 में करोड़ों करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, प्रवासी मजदूर, अपने अपने शहरों से निकलकर गांवों की तरफ भाग खड़े हुए, हज़ारों
किलोमीटर पैदल चल के। दुनिया भर के मीडिया ने उसको डॉक्यूमेंट किया और उसमें सैकड़ों लोग मारे भी गए। वर्ल्ड बैंक ने ये खुलकर बोला कि 4 करोड़ माइग्रेंट जॉब्स तो अप्रैल 2020 में नष्ट हो गए थे। जब सरकार से सवाल पूछा गया कि भैया कितने माइग्रेंट्स की मौत हुई और कितने जॉब्स खत्म हुए, सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के पास डेटा नहीं हो? सितंबर 2020 में स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन पर आप इतने पुष्प वर्षा करते हैं, इतनी इज्जत उनको बख्शते हैं, कितने मारे गए कोविड में? हेल्थ मिनिस्टर तत्कालीन हर्षवर्धन ने कहा, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? एक बहुत लंबा चौड़ा सर्वे लोकसभा 2019 के पहले, चुनावों के पहले हुआ था, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ये जो अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण हुआ था, ये मॉस्पी ने किया था। फुल फॉर्म बता दो बेटा मॉस्पी का, सब कमेंट्स में। सेशन को लाइक और शेयर कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, अपने साथियों को भी ले आओ भाई। आप जितना जुड़ेंगे उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी अच्छा काम करने की। सो थैंक यू सो मच। ये जो सर्वे आया था, इसके कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव था। सरकार ने सर्वे को दबा दिया, सर्वे को रिलीज ही नहीं किया, लेकिन वो लीक हो गया और सरकार ने ऑफिशियली लोकसभा चुनाव में फिर जीतने के बाद बीजेपी ने उसको रिलीज करवा दिया और ये कहा कि हम अभी इसको ठीक कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे डेटा कलेक्शन के इश्यूज रहे हैं। लेकिन तब पैंडेमिक वगैरह कुछ नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि सर्वे में ये पता चला था कि पिछले 7 से 8 सालों में 11-12 से लेकर 17-18 तक घरेलू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तेजी से गिरा था। भारत जैसी इकोनॉमी में जहां जीडीपी का 60% प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है, अगर उसमें हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर रहा है, उसका मतलब भारत में गरीबी बढ़ रही है। और गरीबी बढ़ रही है, ये तो बाकी के सारे डेवलपमेंटल वादों से ठीक उल्टा हो जाता है ना सच्चाई। और 1972-73 के बाद पहली बार मास पावर्टी बढ़ रही है। अभी खैर पैंडेमिक के बाद तो भारत फिर से मास पावर्टी का शिकार हो चुका है, लेकिन ये बात 17-18 में सामने आई, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वैसा हुआ तो सरकार ने रिपोर्ट ही दबा दी। जुलाई-अगस्त में सरकार से पूछा गया कि गटर में उतर के लोगों से जो सफाई करवाई जाती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो इलीगल है, उसमें कितने मरे? नो डेटा अवेलेबल। ऑक्सीजन की कमी से राज्यों में अलग अलग हॉस्पिटल्स में कितने मरे? नो डेटा अवेलेबल। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के इतने आंदोलन में कितने लोग मरे? नो डेटा अवेलेबल। इंटरनेट शटडाउन से कितना इकोनॉमिक लॉस भारत में हुआ? नो डेटा अवेलेबल। वैक्सीन शॉर्टेज में क्यों है? कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, सब मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, जबकि उसी वक्त खबर आ रही थी कि राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स क्लोज हो रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जिन जिन चीज़ों पे सरकार की इमेज खराब होती है, सरकार ने एक ही पॉलिसी बना ली है, नो डेटा अवेलेबल। अब डेटा की ताकत क्या है वो वर्तमान सरकार से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, क्योंकि विनोद राय नाम का जो कैग का अधिकारी था, जो बाद में बीबीबी का चेयरमैन बन गया, उसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2008 में और तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर पे आरोप लगाया था कि नोशनल लॉस कर दिया भारत को 1,76 करोड़ का 2G घोटाला, और उस 2G घोटाले से यूपीए का पतन शुरू हो गया था। तो सरकार को पता है कि डेटा में बहुत ताकत होती, तो डेटा को बाहर ही मत आने दो। वाई नो डेटा अवेलेबल? तो सीमा चिश्ती जो ऑथर हैं वो उसके 3 कारण देती हैं। पहला, क्या होता है कि अगर सरकार डेटा दे देती है तो फिर लोग उस पर स्क्रूटिनी बिठा देते हैं अपनी। दूसरा, आप जवाबदेही राज्यों की तरफ मोड़ सकते हैं अगर आप डेटा ही नहीं दें। तीसरा, आज की जो कहानी है, सरकार ये सोच के बैठी है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने बीतने के बाद कोविड तो भारत में आया ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। कौन सी ऑक्सीजन की मौत, किसी को कुछ याद ही नहीं रहने, तो डेटा ही मत दो, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है बताइएगा। तो पहला कारण समझ में आ गया, सरकार डेटा इसलिए नहीं देती है कि फिर मल्टीपल एजेंसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसको स्क्रूटिनाइज करेंगी। अब पूरी की पूरी सरकार जो है टोटली पर्सनलाइज एक व्यक्ति के कैरिज्मा पर आके टिक गई है, तो ऐसे में तो उस व्यक्ति पे सवाल उठेगा। तो आप तो यही बोल दो कोई मरा ही नहीं, कोई नौकरियों का नाश ही नहीं हुआ, तो दिक्कत ही क्या। दूसरा कारण, अगर डेटा को हम शेयर करेंगे तो फिर राज्यों को जवाबदेही कैसे देंगे, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएंगे। पिछले 5 सालों से टोटल सेंट्रल पूल से जो स्टेट्स को टैक्स मिलता है उसका हिस्सा बहुत तेजी से गिरा है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन से देश का बहुत फायदा हो रहा है, ऐसा नागरिकों को जो कांस्टेंट नैरेटिव दिया जा रहा है वो मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बार बार ये बोलें कि हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट।
तो जो गिल्टी है वो स्टेट है, सेंटर तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा है और लोग मानते भी हैं इसको। तीसरा कारण, अगर डेटा देंगे ही नहीं तो निकट भविष्य में पूरी कहानी नए सिरे से लिख देंगे, जनता सब भूल जाती है और डेटा को गायब करते चलो। तो इस तरह से पूरा गवर्नेंस मैनेज हो रहा है। डेटा इज नाउ बीइंग हिडन ऑन सच अ जाइगेंटिक स्केल दैट सिटीजन्स प्रैक्टिकली डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ एंड द स्टेट इटसेल्फ वांट्स मैसिव डेटा फ्रॉम ईच सिटीजन। तो अब जो है दुधारी तलवार हो गई है भारत में। एक तरफ केंद्र सरकार कुछ भी डेटा देना नहीं चाहती और नागरिकों से हर डेटा चाहती है। आधार के नाम पर हर चीज कैप्चर हो रही है। फ्री फूड के पहले भी आपको आधार से लेना है और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी अब आती जा रही है। और पेगासस में तो आपके फोन का सारा ही डेटा लेके निकल गए, ऐसा आरोप है जो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। खतरनाक चीज यह है कि यह सब कुछ संसद के अंदर बिल्कुल दो टूक एकदम ताल ठोक के किया जा रहा है। तो बेसिकली ये कह रही है सरकार कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुमको जो करना है कर लो। तो अब एक ही हथियार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स टू बेरी डेटा, लेकिन होता क्या है कि सच्चाई तो छुपाए छुपती नहीं है। द डेड ऑलवेज स्पीक अप, ऑल्दो हमें लगता है कि डेड डोंट स्पीक। तो जितने लोगों को हमने देखा कि अलग अलग नदियों के किनारे गाड़ दिया था लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे अंतिम संस्कार के, जब पानी बढ़ा तो वो सारी लाशें बाहर आईं और उत्तर प्रदेश की सरकार को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा, सारे भेद खुल गए। लेकिन एक पर्सनल लेवल पर क्या होता है, नागरिकों को अब अपनी लिव्ड रियलिटी से अलग तथ्य बताए जा रहे हैं और एक स्टेज के बाद नागरिक सरेंडर करके बोलते नहीं, शायद मैं जो डेली एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो गलत है और जो सरकार बोल रही है वो सही है। तो पीपल जस्ट सरेंडर। और क्योंकि ज़्यादातर मीडिया केवल वही करता है जो सरकार बोलती है, तो सत्य बताएगा भी कौन। तो ऐसा कब तक चलेगा? सिटीजन्स को अगर सच्चे फैक्ट्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स पता होंगे तभी वो नैरेटिव से लड़ पाएंगे, अदरवाइज तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। समझ में आ गया? तो पूरी तरह से फैक्चुअल एडिट है दोस्तों। हो सकता है आप इन चीज़ों से सहमत नहीं हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप कह सकते हैं कि सीमा ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, लेकिन इसमें अगर आप तथ्यात्मक रूप से जांच करेंगे तो शायद बहुत सारी बातें एक्चुअली हुई हैं, लिव्ड रियलिटी जिसको कहते हैं। तो ये इसकी समरी है। अच्छे से इसको एक बार ज़ोर से पढ़ें और कमेंट थ्रेड में एक बार आप भी ज़रा समरी हमें बताएं। इसके अलावा आपको लगता है कुछ और ऐसा डेटा है कि जो आप शेयर करना चाहते हैं जो सरकार ने बताया नहीं? यूपीए एरा के ऑयल बॉन्ड्स का तो ऐतिहासिक बहाना है। ऑयल बॉन्ड्स की वजह से हम कच्चे तेल की पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतें कम नहीं कर सकते। सरकार अभी तक ये स्टांस लेके बैठी है, जबकि सभी जानते हैं कि वैसा नहीं है। आज का अंतिम लेख जो है वो थोड़ा सा चेतावनी भरे लहजे में है। प्रीलिम GS3 और ऐसे में काम आएगा। चाइनाज एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। तो क्या चीन अपना पूरा का पूरा परमाणु जखीरा बढ़ाता जा रहा है? क्योंकि हाल ही में कुछ सैटेलाइट की तस्वीरों में उनकी न्यूक्लियर मिसाइल के साइलोस की तस्वीरें आई। साइलो का मतलब होता है एक पूरा का पूरा कंटेनर जिसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल को पैक करके रख दिया जाता है छोड़ने के लिए। उपग्रह के चित्रों से अभी हाल ही में कुछ नए न्यूक्लियर मिसाइल साइलोस के बारे में पता चला जो कि चीनी लोगों ने बनाया है, और उससे ये पता चलता है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को शायद बढ़ा रहा है। आज का डेटा बोल रहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने शायद फिक्स्ड लैंड बेस कैपेबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर मिसाइल के लिए इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है। अभी सैटेलाइट ने शिनजियांग में एक साइलो पकड़ा जिसमें 110 साइलोज हैं, और गांसू में पहले पकड़ा था उसमें 120 न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज हैं। हालांकि इतना समझ लीजिएगा, किसी को नहीं पता कि इन साइलोज के अंदर मिसाइलें हैं कि नहीं, या ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया, क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना। ऐसा करने के पीछे चाइना का क्या कारण हो सकता है? टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल अगेंस्ट फर्स्ट स्ट्राइक बाय एनिमीज। मान लो कल को युद्ध हुआ और अमेरिका ने चीन के सारे परमाणु हथियारों पर सीधे सीधे अपने मिसाइल दाग दिए, तो चाइना शायद ये सोच रहा होगा कि मैं नए नए साइलोज बना के अपना कुछ तो बचा लूं आर्सेनल। अमेरिका के पास तो 3800 डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, चाइना के पास तो 300 साढ़े 300 ही हैं, और अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, अल्टीमेटली तो रशिया के पास भी तो 3000 से ज़्यादा हैं और भारत के पास भी 150 हैं। लेकिन मेन चिंता भारत है, रूस तो अब चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज आर्सेनल इज 250 to 350, ये सिप्री ने बताया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अब तो हम मोटा मोटा गैस ही कर सकते हैं कि चाइना भविष्य में इसको बढ़ा रहा है या सिर्फ
ऐसे ही सब ये साइलोज बनाकर लोगों को मिसगाइड कर रहा है। बहुत सारे मिसाइल साइलोज डिकॉय हो सकते हैं। डिकॉय का वही मतलब होता है कि लोगों को एक गलत भ्रम में डालने के लिए, टू कंफ्यूज एंड फूल द एनिमीज। मोर साइलोज का क्या मतलब होगा? अमेरिका के लिए ज्यादा पोटेंशियल टारगेट्स, तो अमेरिका को अपनी ज्यादा मिसाइलें खर्च करना पड़ेंगी और चाइना को अपने कुछ मिसाइलें बचाने का मौका मिल जाएगा। उससे चाइना का सेकेंड स्ट्राइक डेटरेंस बचा रहेगा। आ गया ना समझ में? तो शायद चाइना का गोल इतना तो नहीं है कि मैं अमेरिका और रशिया के जितनी मिसाइलें बना लूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर किसी ने मुझ पे हमला किया तो मैं फर्स्ट स्ट्राइक को विस्टैंड करके रिटेलिएटरी स्ट्रेंथ हो। चाइना के पास डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 हज़ार किलोमीटर तक जा सकती हैं और डोंगफेंग 26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से 5-6 हज़ार किलोमीटर तक जा सकती हैं। और अभी तो उसने साइनो इंडियन बॉर्डर के पास शिनजियांग में DF-26 को डिप्लॉय भी किया है। चाइना ने किसी भी तरह के त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण नेगोशिएशन में यूएस रशिया से हाथ नहीं मिलाया है और वो ये बहुत अच्छे से एक्यूटली अवेयर हैं शी जिनपिंग कि अमेरिका और रशिया के 3-3.5-4 हज़ार न्यूक्लियर मिसाइलों के सामने उनके पास केवल 300 हैं, तो शायद वो उसी को थोड़ा थोड़ा ब्रिज करने की कोशिश में है। तो क्या इसका भारत चाइना के जो अभी LAC का स्टैंड ऑफ चल रहा है, स्टैंड ऑफ तो अभी भी बना है, उस पर कोई असर आएगा? क्या चाइना ये जो पूरा लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसने इकट्ठी की है, पर्दे के पीछे भारत पे दबाव डालकर डेप्सांग, डेमचोक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग जहां अभी तक चाइना पीछे नहीं हटा है, तो क्या वो उसको डी फैक्टो खुद की प्रॉपर्टी बना लेगा, टेरिटरी बना लेगा? चाइना की इन मिसाइलों को बनाने की, साइलोस को बनाने की गतिविधि से भारत को एकदम कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन भारत की मिलिट्री के लिए स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की फाइन ट्यूनिंग एक बहुत क्लियर संदेश चाइना ने दे दिया है। न्यूक्लियर इशू आने वाले 20 से 30 सालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रेट पावर कंटेस्टेशन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में जो हुआ उससे भी बिल्कुल साफ है कि अब अमेरिका इंडो पैसिफिक में चाइना को घेरेगा और इस सब के बीच में ये न्यूक्लियर इशू दुनिया को कहाँ ले जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आज किसी को पता ही नहीं है। तो ये थी कहानी हमारी चाइनाज एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। हिंदी में भी पूरा एनालिसिस है। प्यारे साथियों, ये रही समरी। एक बार इसको जोर से पढ़ो, इस समरी को पढ़िए, पढ़िए, जोर से पढ़िए। जहां कहीं भी बैठे हो एक बार 2 बार इसको जोर से पढ़िए और आपकी तरफ से भी समरी कमेंट थ्रेड में लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक अच्छा इंटरव्यू है जिसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट बताते हैं कि भारत में रिजर्वेशन पर जो 50% की लिमिट थी अब वो कभी भी हट जाएगी, क्योंकि अब ओबीसी का पूरा नया लॉ आया है और अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो गया तो उस केस में 50% लिमिट का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। ऑयल पाम फार्मिंग को लेकर केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। आज हम दसों हजारों करोड़ों का आयात करते हैं। हालांकि ये एनवायरमेंटली बहुत ही एक डिग्रेडिंग वाला काम होता है ऑयल पाम फार्मिंग, लेकिन केंद्र सरकार अब फुल स्पीड अहेड इसमें जा रही है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है सरकार पे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंटिन्यूअसली हिंसा क्यों हो रही है और उस हिंसा को रोकने के लिए सरकार कर क्या रही है। चाइना ने बोला है कि हम तालिबान की सरकार को तब तक मान्यता नहीं देंगे जब तक कि पूरी तरह से सरकार बन नहीं जाती, उसका प्रारूप क्लियर नहीं हो जाता, एक्सेट्रा। फालतू की बातें हैं सारी, आप यहाँ देख रहे हैं। अब्दुल गनी बरादर खड़ा है और साथ में वैंग यी खड़े हैं, तो रिकॉग्निशन तो तभी मिल गया ना। अब तो ये बस फालतू की फॉर्मेलिटी की बातें कर रहा है चाइना। चाइना में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए शी जिनपिंग ने अब ये कह दिया है कि जितने भयानक रूप से अमीर हो चुके चीनी लोग हैं, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इनकम और वेल्थ लोगों में कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर्मूले में डिवाइड होनी चाहिए और एक्सेसिव इनकम्स हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पर लोग उंगली उठाने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, भारत में भी आज 10 से 20% इनकम अर्नर्स के हाथ में साल का 60 से 65% जीडीपी जा रहा है। भारत का जिनी कोएफिशिएंट ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक हो चुका है और कहीं ना कहीं जाकर भारत में भी सरकार को इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने काफ़ी सारे जजेस के नाम सजेस्ट किए हैं सरकार को, जिनमें से महिला जजेस के भी नाम हैं और अगर ये सारे नाम पास हो गए तो शायद 2027-28 तक भारत को अपने इतिहास की पहली महिला चीफ जस्टिस मिल जाएंगी। तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून तो एक ही होगा और वो होगा शरिया कानून। आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपसे भेंट करेंगे
प्यारे साथियों, सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक शेयर करें और चैनल से जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।